हिंदी कहानियाँ। रतनपुर सावर नदी के किनारे बसा एक वैभवशाली गांव था, जहां लोगों के हवेली और बाग बगीचे हुआ करते थे। पर उस हवेली नुमा घरों के बीच सोमनगर नाम का एक मोहल्ला बसा था, जिसमें लोग ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास पैसे थे। रघु, आज घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है। बच्चे घर आते ही होंगे, उन्हें खाने को क्या दूं? जा ही रहा था सरपंच के घर। कल के उत्सव का कुछ बचा हो तो ले आऊंगा। यही तो नियति है। किसी के यहाँ इतना है कि वो फेंकने पर लगे और किसी को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं। शारदा, हम जैसे गरीबों का यही हाल है। आज खाएंगे तो कल का सोचेंगे। इतना वैभवशाली गांव है, पर हमारे मोहल्ले में फिर भी गरीबी ही है। अभी तो फिर भी किसी तरह चल रहा है। फिक्र तो उस समय की है जब बारिश शुरू होगी, तब क्या करेंगे? बात तो तुम सही कह रही। एक बार बारिश शुरू हो गई तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तो इस गांव में वैसे भी इतनी बारिश होती है मानो कहर की बरसात हो। वही तो। अच्छा, क्यों ना हम इस बारिश पहले से ही खाने पीने और कुछ ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम कर लें, ताकि बरसात का पूरा महीना बाहर जाकर काम करने की दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छा तरीका है। हाँ, तो मैं अभी से ही जुट जाता हूँ और बरसात भर के लिए कुछ इकट्ठा कर लेता हूँ। इसी तरह बातें करते हुए रघु, जो सरपंच के पास मजदूरी करता था, अपने काम पर निकल जाता है। सोमननगर मोहल्ले के सब लोग आपस में एक परिवार के समान मिलजुल कर प्यार से रहते थे, और यही कारण है कि इतनी गरीबी में भी उनका समय ठीक कट रहा था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है तेरी। जेब में 1 रुपया नहीं, खाने को 1 दाना अन्न नहीं, और अब बरसात में कैसे होगा सब। परेशान रघु अपनी ही सोच में चला जा रहा था कि रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए। रघु, ओ रघु, अपनी ही धुन में कहां चले जा रहे हो भाई? रघु उदास मन से कहता है। कहीं नहीं, बस। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ। रघु नम आंखों से बोलता है। काका, आज अपने जीवन में मैं सबसे मुश्किल हालत में हूं। बच्चे घर पर भूखे हैं और अन्न का एक दाना नहीं है। सरपंच के पास जा रहा, कुछ मदद कर दें तो। बेटा, मैं इस मोहल्ले का सबसे वृद्ध हूं। पूरा गांव मुझे पिता समान मानता है। कम से कम इसी हक से तुम मेरे पास आते। मेरे बच्चे भूखे हों तो मैं पेट भर खाना कैसे खा सकता हूं? काका, मैं आपसे कैसे मदद ले सकता हूँ? आपके बेटे के शहर बसने के बाद आप मुश्किल से अपना और काकी का भोजन भर कमाते हो। उम्र के इस पड़ाव पर मुझे आपकी मदद करने को आगे आना चाहिए। और मैं बस, अब और कुछ नहीं सुनना है मुझे। चलो मेरे साथ। काका रघु को लेकर अपने घर आते हैं। सुनती हो? जी आई। अरे रघु आया है। आओ बेटा, अंदर आओ। धीर की अम्मा, घर में खाने का कुछ है? जी, अभी ही खिचड़ी बनाई है, आओ गरम गरम खा लो। हाँ, मैं तो खा लूंगा, पर एक काम करो, थोड़ी खिचड़ी रघु के परिवार के लिए भी दे दो। नहीं काकी, वो। रघु काका की तरफ देखता है पर कुछ बोलता नहीं, पर उसकी नम आंखें ये साफ कह रही थीं कि उसकी नजरों में काका काकी के लिए कितना सम्मान है। रघु खूब मेहनत करता। वो दिन में अपना काम करके रात में गांव के बाहर एक फैक्ट्री में भी काम करने को चला जाता। शारदा, ओ शारदा, मैं जा रहा। आज फिर से देरी से ही आओगे? फैक्ट्री का काम खत्म होते होते लगभग भोर हो ही जाएगी। और उसके बाद फिर सरपंच के घर अपनी नौकरी पर चले जाओगे।
कितना काम करते हो तुम। इतनी मेहनत, न सोने की फुर्सत, न खाने का वक्त। तुम्हारी सेहत। अरे ये मेहनत ही तो हम गरीबों का इकलौता हथियार है। अब हम अमीरों की तरह ठंडे कमरे में बैठे नहीं रह सकते ना। हमारे नसीब में तो गर्मी की धूप, बरसात का पानी और जाड़े की ठंडी ही है। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलते हुए रघु शाम ढले फैक्ट्री की ओर चला जाता है। समय बीतता जाता है। रघु और शारदा ने बरसात की तैयारी शुरू कर दी। रघु रोज पैसे लाकर शारदा को दिया करता और शारदा उन पैसों में से बचा बचाकर अपने पास रख लिया करती। कभी कभी रघु कुछ आलू प्याज आटा आदि भी लाकर रख देता। और देखते देखते वो समय भी आ गया, बरसात का समय। तेज बिजली और गरगराते बादलों के बीच आंधी और बारिश। सब अपने अपने घरों में भागते हैं। रघु भी तेजी से अपने घर की तरह जा रहा था कि इतने भारी बारिश के कारण एक सड़क दुर्घटना हो जाती है और रघु उसमें बहुत घायल हो जाता है। एक भले व्यक्ति ने उसको अस्पताल पहुंचा दिया। इधर मोहल्ले का एक व्यक्ति बिरजू दौड़ता हुआ शारदा के पास आता है। भाभी, ओ भाभी, भाभी, जल्दी चलो। कहाँ बिरजू भैया, क्या बात हो गई? वो भाभी, रघु का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, जल्दी चलो। नहीं। इतना सुनते शारदा के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। भागते हुए दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। वहां रघु को बेहोश देख शारदा बहुत घबराती है कि इतने में डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर साहब, ये होश में कब तक आएंगे? चोट ज्यादा है, आराम के लिए इन्हें नींद की सुई लगाई गई है। घबराइए मत, घर ले जाइए, बस इनकी दवाई और खाने पीने का ख्याल रखिए। इनको अभी अपने हाथ ज्यादा नहीं हिलाने हैं। और हाँ, इनको खाने में दूध, फल और हरी सब्जियां दीजिए, उससे ही सुधार होगा। सब रघु को लेकर घर आते हैं। शारदा बाजार से हरी सब्जियां, फल, दूध सब ले आती है। रघु चिंता में बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे जो शारदा को नजर आ जाता है। क्या बात हो गई? कोई परेशानी है? परेशानी तो मैं बन गया शारदा तुम सबके लिए। जो पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए इस बरसात के लिए इकट्ठा किया था, वो सब मेरे ऊपर ही खर्च हो रहे हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि आज उनके पिता ने उनके लिए कितना कष्ट सहा है। आप ठीक हो जाएं बस, अभी सबसे जरूरी वही है। इसी बीच उनके दोनों बच्चे वहां आते हैं। पिताजी, आप कब ठीक होंगे? हाँ पिताजी, आप कब ठीक होंगे? आप तो कह रहे थे कि बारिश में हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। बेटा, तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम दोनों फिक्र मत करो। बेटा, हम जैसे गरीबों को सपने देखने का हक ही नहीं है। ऐसे क्यों बोलते हो? नहीं, मुझे बोलने दो। हम जैसे लोग आज खाएंगे, कल के लिए सोचेंगे, और इसी में हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। गरीबी में एक तो हम खुद सपने देखने की हिम्मत नहीं करते, और अगर कभी थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं तो क्या बड़ा मांगा था मैंने। यही ना कि बरसात की कहर से मेरा परिवार बचे, मेरे बच्चे भूखे ना रहे, और भगवान को वो भी मंजूर नहीं रहा। देखो मुझे किस हालत में लग खड़ा कर दिया उन्होंने। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास भी खूब पैसे होंगे। इस बारिश की कहर में भी मोहल्ले के सब लोग एक दूसरे से कम एक बार मिलने का जुगाड़ कर ही लिया करते थे। फिलहाल रघु का घर ही सबके मिलने का ठिकाना बना हुआ था। शारदा सबके लिए चाय बनाकर लाती है। बेटा, अभी तबीयत कैसी है? बस चल रहा काका, दर्द काफी कम है।
रघु भैया जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होते तब तक हम आपके घर ही आते रहेंगे। हाँ। और भाभी को सबके लिए चाय की परेशानी होती रहेगी। इसी तरह हंसते बोलते सब अपने अपने घरों को चले जाते। समय अपनी गति से बीतता चला जाता है। रघु कुछ ठीक हो चुका है और घर में जमा अनाज और पैसे भी अब खत्म हो चुके थे। आज पूरे 12 दिनों बाद आज धूप की किरणें देखने को मिली। सब लोग जल्दी जल्दी अपने काम को निकल रहे। रघु भी पहले फैक्ट्री जाता है, वहां मैनेजर उसको काम करने को मना कर देता है। रघु, मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना। अब कैसे हो? जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं साहब। अब मैं काम करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूं, पर हम अब तुमसे काम करवाने को तैयार नहीं। क्या? क्यों साहब? मैं तो बस कोई सफाई नहीं। तुम्हारे सेहत को देखते हुए हम तुमसे काम नहीं करा सकते। ये कुछ पैसे हैं, तुम इसको रखो और अपना ख्याल रखो। हे भगवान, एक काम कितनी मुश्किल से मिला और वो भी हाथ से चल गया। अब फिर से मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां से मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। खैर, अब तो आखिरी उम्मीद सरपंच साहब ही हैं। नमस्कार सरपंच साहब। आओ आओ रघु, कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? जी, अब ठीक है। चलो, बढ़िया है। भाई, मुझे तो चिंता हो गई थी कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो पीछे पूरे परिवार को कौन देखेगा। चलो, सरपंच साहब तो मेरी मजबूरी और परिस्थिति सब अच्छे से समझ रहे हैं। क्या भाई, यहाँ खरे खरे क्या सोच रहे? सरपंच जी, वो मैं आज से काम करने के लिए। रघु, बात ऐसी है कि देख भाई, तुम तो चोट खाकर बिस्तर पर थे। अब मैं तो अपना काम नहीं रोक सकता ना, तो मैंने किसी और को तुम्हारी जगह काम पर रख लिया है। क्या? पर अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आप मुझे काम पर रख लीजिए। ये क्या बोल रहे भाई? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? किसी को ऐसे रातों रात काम से निकाल कर किसी के पेट पर लात तो नहीं मार सकता ना। अभी एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो और कुछ नया काम देखो और अब जाओ। सब पर अरे भाई, अब जाओ और काम है इधर। रघु पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में आकाश में बादल घिर आए। अरे रघु भैया, जल्दी घर जाइए, बहुत जोर की बारिश आने वाली है। लगता है ये बरसात सब तबाह कर देगा। रघु घर चला जाता है। घर पर फैक्ट्री और सरपंच से मिले पैसे निकालकर शारदा को दे देता है। अरे, इतने पैसे? हाँ, वो फैक्ट्री में मिले और कुछ सरपंच ने दिए। अरे वाह, देखा मेहनती लोगों की कितनी कदर होती है सबको। कुछ दिन नहीं गए तो उनको भी पता चला होगा। शारदा को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। शारदा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वह मन में सोचती है, शायद आज बहुत दिनों बाद काम पर गए, इसीलिए इतना थक गए होंगे। पूरे गांव में बरसात की कहर थी। लोग अपने घरों में बंद थे। देख रहे हैं ना, कितनी बारिश हो रही है। अच्छा, तुम्हें ये बारिश देखकर डर सा नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा मानो ये बारिश सब ले डूबेगी। रघु पूरे दिन की सारी बातों से परेशान, अपनी ही सोच में खोया हुआ था। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? शायद ही इससे बुरा कुछ हो सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरे परिवार का क्या होगा? क्या बात है, सो गए क्या? नहीं, बस सोच रहा था। क्या? नहीं, कुछ नहीं। सो जाओ, रात काफी हो गई है। हाँ, और कल से तुम्हें भी तो काम पर जाना होगा ना। रात का अंधेरा है। काले बादलों से आसमान घिरा है।
और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों के अंदर सो रहे। इधर रघु की आंखों से मानो नींद उड़ सी गई हो। वो अपने परिवार का भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है। सबको सोता देख रघु घर से निकल जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। ये सब क्या हो रहा मेरे साथ? कल सवेरे जब शारदा उठकर मुझसे काम पर जाने को बोलेगी तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? क्या बोलूँगा उसको कि अब मैं अपने परिवार के लिए नहीं कमा सकता? अब तो बस एक ही उपाय है कि मैं अपना जीवन दे दूं। इस बारिश में मेरे परिवार से दुखों को धो दे भगवान। तुम्हारे बिना घर के दुख कैसे खत्म होगा रघु? तुम क्या करने जा रहे थे रघु? शारदा, मैं और क्या करूं? जिन 2 जगहों से मेरा घर चल रहा था, मेरे बच्चे 2 वक्त का खाना खा पा रहे थे, वो अब मुझसे छिन गया। मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं दे सकता। मुझे जीने का हक नहीं है। ऐसा मत बोलो जी, मत बोलो। तुम हो तो सब है। तुमसे ही मैं और हमारे बच्चों की दुनिया सजती है। तुम हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? जरा सोच कर तो देखो, जब रोहिणी और रोहित मुझसे पूछेंगे कि उनके पिताजी कहाँ हैं, क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? जब मैं अकेले गांव भर में दर दर की ठोकरें खाती फिरूंगी, जब बच्चों को कुछ चाहिए होगा तो उनके पास तो ये उम्मीद भी नहीं बचेगी कि उनके पिताजी एक दिन उन्हें वो सब दिलवाएंगे। क्या ये सब देखकर तुम खुश रहोगे? और मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सबसे पहले तो घर चलो। मुझे इस बारिश से वैसे भी डर लग रहा, मानो ये सब तबाह करके ही मानेगी। और अगर आज मैं नहीं आती तो सच में मेरी पूरी दुनिया तबाह हो जाती। दोनों उस तेज बारिश में घर आते हैं। अपने भविष्य को लेकर भी मन ही मन परेशान होती है, पर फिर भी वो रघु को दिलासा देती है, जिससे उसको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। 4 दिनों की लगातार बारिश में पूरा गांव डूब चुका था। लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वैसे में भी रघु रोज अपने लिए काम की तलाश में जगह जगह जाता। सुनो, मैं सोचती हूँ कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता, मैं लोगों के घर जाकर काम करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं शारदा। तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम्हारे लिए सोचना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे होते हुए तुम दूसरों के घरों के झाड़ू बर्तन करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। कब तक बच्चों को नून रोटी खिला सकते हैं? उनकी सेहत का सोचकर डर लगता है। सुनो, क्यों ना जो पैसे सरपंच और फैक्ट्री वालों ने दिया है उससे एक गाय ले लें, उसका थोड़ा दूध बच्चों के लिए रख लेंगे और बाकी बेच दिया करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों खुशी से एक गाय घर ले आते हैं। शारदा गाय दोहन करती है और रघु गाय की देखभाल के साथ साथ लोगों को घर घर दूध पहुंचाया करता। बरसात की मुसीबतें तो कम नहीं हो रही थी, पर शारदा और रघु मिलकर उससे भी निपट ही रहे थे। शारदा, जल्दी एक प्लास्टिक लाओ, गाय माता भीग रही है। क्या सोचते हो? नहीं, बस मैं ही सोच रहा कि गाय के लिए हमें एक छोटी सी छज्जी बना देनी चाहिए। ऐसे तो वो बारिश में भीगकर बीमार हो जाएगी। नहीं, सही कह रहे। ये हमारी लक्ष्मी है, इसके लिए एक छत बनाते हैं। इस बारिश में रघु घर घर दूध देने जाता है। चीनी लेकर वो सेठ के घर जाता। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे रघु भैया, इतनी बारिश में भी आए आप? हाँ भाभी, अब बरसात में बच्चे दूध तो नहीं छोड़ सकते ना, और बारिश में चाय का मजा भी अलग है। तो भाई अभी हमारे घर ये मजा खत्म हो चुका है। जी, मतलब भाई हमारे यहाँ चीनी ही खत्म है। अब बच्चे खीर खीर कर रहे और मैं चाय पर बन नहीं सकती।
इतनी बारिश में अब कहाँ जाऊं चीनी लेने? अरे सेठ जी, बच्चों का इतना मन है तो मैं चीनी ले आता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहाँ इस बरसात में परेशान होगे, और दुकानें भी तो सब बंद हैं। अरे नहीं सेठ जी, मैं वैसे भी अभी दूध देने मुरली दुकान वाले के घर जाने वाला हूँ, तो वहाँ से चीनी लेते हुए आपको देता जाऊंगा। ऐसा क्या? देख लो भाई। इस बारिश में रघु घर घर दूध देने जाता है। चीनी लेकर वो सेठ के घर जाता है। वाह भाई, आज तुमने तो मेरी इतनी मदद कर दी, मैं क्या बोलूं तुमको। ये लो। ये क्या सेठ जी, चीनी 12 रुपए की थी, बस आपने गलती से 20 दे दिए। गलती नहीं करता मैं पैसों के मामले में, बाकी के पैसे तुम्हारी मेहनत के है भाई। अगर एक बार बस थोड़ी सी मेहनत में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं दूध देने के साथ साथ सामान पहुंचाने का काम भी करने लगूं। हाँ, ये अच्छा है, पर ये बात मैं शारदा को बता दूंगा तो मुझे रोकेगी। इतनी बारिश में एक तो वो दूध पहुंचाने के लिए मना करती है, उस पर भी मैं उसको बोलूंगा कि मैं घर घर नहीं, उसको तबीयत की वैसी बहुत फिक्र रहती है, उसको नहीं बताता हूँ। शारदा, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। रघु, तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं करने देती। पता था, इसीलिए तो तुमसे छुपा है। अच्छा सुनो, अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं तो क्यों ना हम अपने घर के आगे जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीद लें, दूध के साथ साथ खेती भी हो जाएगी। रघु को बात पसंद आती है। वो दोनों पैसे जोड़कर जमीन का एक टुकड़ा खरीद लेते हैं। अब शारदा गाय का ख्याल रखती और रघु जमीन पर खेती करता। धीरे धीरे बरसात भी खत्म हो जाती और रघु और शारदा के जीवन से दुखों की बदरी भी छट जाती है।